तो हाँ जी, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूए स्टडी जोन पर। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने क्लास 10th का हम लोग क्लास 10th का ज्योग्राफी का चैप्टर 1 हम लोग पढ़ रहे हैं, राइट ना। तो इसमें हम लोगों ने कल के वीडियो में संसाधन के बारे में जान लिया था कि संसाधन किसे कहते हैं। ठीक है, अब हमें क्या जानना है, अब हमें जानना है संसाधनों का वर्गीकरण जानना है। ठीक है, कि संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो संसाधनों को देखिए, संसाधनों का वर्गीकरण निम्न आधार पर किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? निम्न आधार पर किया जा सकता है। और इस आधार पर संसाधनों को 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। पहला भाग क्या है? पहला भाग है उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, दूसरा भाग है आपका उपयोगिता के आधार पर, तीसरा है स्वामित्व के आधार पर और चौथा है विकास के आधार पर। ठीक है, तो इन्हीं 4 आधारों पर क्या किया गया है? संसाधनों को विभाजित किया गया है। ठीक है, तो इसमें से पहला जो हमारा पाठ है, कौन सा पाठ है? उपयोगिता के उत्पत्ति के आधार पर, सॉरी, उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, और उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? एक है आपका जैव संसाधन और दूसरा है अजैव संसाधन। ठीक है, और इसके बारे में हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे, अभी सिर्फ नाम पहले जान लीजिए। दूसरा हमारा संसाधन का प्रकार है उपयोगिता के आधार पर। क्या है? सॉरी, एक सेकेंड। दूसरा संसाधन का पाठ है उपयोगिता के आधार पर। उपयोगिता के आधार पर एक हो जाएगा आपका नवीकरणीय संसाधन और दूसरा हो जाएगा अनवीकरणीय संसाधन। ठीक है, तीसरा हो जाएगा आपका स्वामित्व के आधार पर, और स्वामित्व के आधार पर आपके 4 संसाधन, मतलब स्वामित्व के आधार पर संसाधनों के 4 गो पार्ट होता है। ठीक है, कौन कौन सा? तो एक हो जाएगा आपका व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा हो जाएगा सामुदायिक संसाधन, तीसरा हो जाएगा आपका राष्ट्रीय संसाधन, चौथा अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। और ठीक है, और चौथा इसका प्रकार कौन हो जाएगा? चौथा प्रकार हो जाएगा आपके विकास के स्थिति के आधार पर। और विकास की स्थिति के आधार पर भी संसाधनों को 4 भागों में बांटा गया है। पहला आपका संभावी संसाधन, दूसरा विकसित संसाधन, तीसरा इसका हो जाएगा आपका भंडार संसाधन, और लास्ट आपका चौथा इसका पार्ट कौन सा हो जाएगा? संचित संसाधन। ठीक है, संचित कोश संसाधन, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है टाइपिंग में। संचित कोश संसाधन। ठीक है, संसाधन। तो विकास के आधार पर संसाधन के 4 पार्ट होते हैं, और संसाधनों को 4 भागों में मतलब क्या किया गया है? इनका वर्गीकरण किया गया, उत्पत्ति के आधार पर, उपयोगिता के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर और विकास की स्थिति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर देखिए, उत्पत्ति के आधार पर आपके स्वामित्व के कितने प्रकार होते हैं ये जानते हैं। उत्पत्ति के आधार पर आपने जाना कि स्वामित्व के, एक सेकेंड, इसको क्या हो गया, उत्पत्ति के आधार पर क्या हुआ है? संसाधनों को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 2 भाग बांटा गया है? पहला भाग है उसमें का हमारा पहला भाग है हमारा जैव संसाधन। ठीक है, तो जैव संसाधन किसे कहते हैं? तो देखिए, वैसे संसाधन जो जैव मंडल से प्राप्त होते हैं। ठीक है, जैव मंडल से प्राप्त होते हैं अर्थात जिनमें सजीवों के क्या होता है? सभी गुण लक्षण मौजूद होते हैं। तो ऐसे संसाधनों को क्या कहते हैं? वैसे संसाधन को जैव संसाधन कहते हैं। जैव संसाधन आपको याद रखना है तो बस इतना याद रखिएगा, आपके जैव मंडल में, माने वायुमंडल में जितने भी सजीव हैं, क्या जितने भी आपके सजीव हैं वे सभी क्या हैं? वे सभी आपके जैव संसाधन हैं। ठीक है, और इसका परिभाषा पूछा जाए तो बताइएगा कि वैसे संसाधन जो जैव मंडल से प्राप्त होते हैं तथा जिनमें सजीवों के सभी लक्षण मौजूद होते हैं, तो ऐसे संसाधनों को क्या कहा जाता है? ऐसे संसाधनों को जैव संसाधन कहा जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल पूछा जाए जैव संसाधनों का तो मनुष्य, मछली, वनस्पति, पेड़ पौधे, टीसी, जितना भी सजीव है सबका नाम बता दीजिएगा। सब क्या है? जैव संसाधन है। और उत्पत्ति के आधार पर दूसरा संसाधन का प्रकार क्या है? तो दूसरा संसाधन का प्रकार है अजैव संसाधन। क्या है? अजैव संसाधन। तो आइए अजैव संसाधन के बारे में समझते हैं। अजैव संसाधन इसका दूसरा पार्ट है। ठीक है, तो जो संसाधन निर्जीव पदार्थ से मिलते हैं उन सबको क्या कहा जाता है? उन सबको अजैव संसाधन। जैव संसाधन पूछे तो बताइएगा जो संसाधन जैव मंडल से प्राप्त होते हैं और जिनमें सजीव के लक्षण मौजूद हो। किसके लक्षण? सजीव के लक्षण मौजूद हो, उन्हें कहा जाता है जैव संसाधन। और जिन संसाधनों में निर्जीव के लक्षण प्राप्त होते हैं, मतलब निर्जीव पदार्थों से मिलते हैं, उन सभी पदार्थों को क्या कहा जाता है? उन सभी पदार्थों को अजैव संसाधन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आपके चट्टान हो गया, खनिज हो गया, धातु हो गया, ये सभी क्या है? ये सभी है आपका अजैव संसाधन। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको जैव संसाधन और अजैव संसाधन में कोई अंतर नहीं होगा, मतलब कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। और इस पॉइंट को याद रखिएगा, संसाधनों का वर्गीकरण। ठीक है, संसाधन का वर्गीकरण में अधिकांश बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो पहला आपका है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार होते हैं? आप थोड़ा हमें बताइए। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं, जैव और दूसरा
अजैव। ठीक है, जैव में जितने भी सजीव होंगे सब आ जाएंगे, और अजैव में जो संसाधन निर्जीव से प्राप्त होते हैं वो सभी आ जाएंगे अजैव में। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा उपयोगिता के आधार पर। क्या आता है? उपयोगिता के आधार पर। तो उपयोगिता के आधार पर संसाधनों को भी इसमें भी दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? तो एक होता है नवीकरणीय संसाधन और दूसरा होता है अनवीकरणीय संसाधन। तो नवीकरणीय का संसाधन के बारे में देखिए, सिंपल सा परिभाषा याद रखिए कि जो दोबारा प्राप्त किया जा सकता है, मतलब जिसको एक बार यूज कर लिए उसके बाद फिर से इसको बना करके दोबारा हम लोग यूज में ला सकते हैं, तो ऐसे संसाधनों को क्या कहते हैं? नवीकरणीय। मतलब नवीकरणीय मतलब क्या? नया फिर से बना सकते हैं, उसको नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। ठीक है, जो संसाधन दोबारा प्राप्त किया जा सकता है उसे क्या कहा जाता है? नवीकरणीय संसाधन। शॉर्टकट में याद रखने के लिए याद रखिएगा, नवीकरणीय मतलब जो नया, जिसको दोबारा नया बनाया जा सकता है उसको नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। ठीक है, और एक ब्रीफ में अगर इसका परिभाषा देखना चाहिएगा तो आइए उसका परिभाषा देखते हैं कि वैसे संसाधन जो भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा नवीकृत या पुनः प्राप्त किया जा सकता है उसे क्या कहते हैं? उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। ठीक है, सेम बात यहाँ पर भी है, बस वहाँ पे शॉर्टकट में आपको याद रखने के लिए बताया था। नवीकरणीय मतलब जिसे दोबारा नया किया जा सकता है। नवीकरणीय मतलब दोबारा नया किया जा सकता है, वैसे संसाधनों को हम लोग क्या कहेंगे? नवीकरणीय संसाधन कहेंगे। ठीक है, वैसे संसाधन जो, इसका मतलब अगर ओरिजिनल परिभाषा देखा जाए तो वैसे संसाधन जो भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रिया के द्वारा नवीकृत या पुनः प्राप्त किए जा सकते हैं, नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका, इसके अंतर्गत नेक्स्ट है आपका अनवीकरणीय संसाधन। ठीक है, तो अनवीकरणीय संसाधन में जो दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है। नवीकरणीय मतलब जिसको नया कर सकते हैं, और अन लग गया तो जिसको मतलब दोबारा नया नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे कहेंगे अनवीकरणीय संसाधन। ठीक है, इसका परिभाषा पूछा जाए तो बताइएगा, ऐसे संसाधनों का विकास लंबी अवधि में जटिल प्रक्रिया के द्वारा होता है। इस प्रक्रिया को पूरा होने में कई लाख वर्ष लग जाते हैं। इनमें से कुछ ऐसे संसाधन होते हैं जो पुनः चक्रणीय नहीं होते हैं। ठीक है, और ये तो नवीकरणीय संसाधन के बारे में हो गया। परिभाषा पूछा जाए तो यहाँ से बता दीजिएगा कि वैसे पदार्थ जो दोबारा प्रयोग में नहीं लाए जा सकते हैं, तो वैसे पदार्थों को, चाहे वैसे संसाधनों को क्या कहा जाएगा? वैसे संसाधनों को अनवीकरणीय संसाधन कहा जाएगा। ठीक है, ऐसे संसाधन एक बार प्रयोग होने के बाद ही समाप्त हो जाते हैं, मतलब एक बार इनका यूज कर लीजिए, खत्म हो गया। एग्जाम्पल के लिए जीवाश्म ईंधन, जितना भी आपका ईंधन है, मतलब जलावन के लिए जो चीज़ों का आप उपयोग करते हैं, जैसे कि हो गया एलपीजी, लकड़ी, ये सभी चीज़ हो गया। तो ये सब पेट्रोल, डीजल, ये सभी क्या है? एक बार ही यूज में होते हैं। ठीक है यार, ठीक है, एक बार यूज कर लीजिए, उसके बाद ये क्या होते हैं? समाप्त हो जाते हैं। तो जो एक बार यूज करने के बाद समाप्त हो जाए उसी को क्या कहेंगे? अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। ये सभी क्या होता है? यह सभी पुनः चक्रणीय नहीं होते हैं, मतलब एक बार ही इसका उपयोग किया जा सकता है। नवीकरणीय क्या होता है? नवीकरणीय संसाधन पुनः चक्रणीय होते हैं, और अनवीकरणीय पुनः चक्रणीय नहीं होते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ नवीकरणीय अनवीकरणीय में कोई अंतर, मतलब कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। नवीकरणीय से नाम से याद रखिएगा, नवीकरणीय मतलब जिसको दोबारा नया कर सकते हैं। ठीक है, और लग गया मतलब दोबारा नया नहीं कर सकते हैं। तो जिस संसाधन को दोबारा हम लोग प्राप्त नहीं कर सकते हैं, दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं, उसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। ठीक है, ये सब का स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग अपना नोट्स बना लीजिएगा। चलिए, तीसरा संसाधन का वर्गीकरण का जो आधार है वह कौन सा है? वह है आपका स्वामित्व के आधार पर। क्या है वह? एक सेकेंड। वह है आपका स्वामित्व के आधार पर। ठीक है, तो स्वामित्व के आधार पर संसाधनों को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। ठीक है, तो उसमें से पहला है आपका व्यक्तिगत संसाधन। ठीक है, व्यक्तिगत संसाधन, तो जो संसाधन किसी खास मतलब जिन संसाधनों पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार होगा, तो ऐसे संसाधनों को क्या कहा जाता है? वैसे संसाधनों का व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। परिभाषा पूछा जाए तो बताइएगा, जो संसाधन किसी खास व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में होते हैं तथा जिनके बदले वह व्यक्ति क्या करता है? सरकार को लगान भी चुकाता है। ये छुपाता है हो गया है, इसको काट करके चुकाता है लिख लीजिएगा। सरकार को लगान भी चुकाता है, तो ऐसे संसाधनों को क्या कहा जाता है? ऐसे संसाधनों को व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे चुकाता है लिख लीजिएगा।
व्यक्तिगत संसाधन मतलब जिस पर किसी खास व्यक्ति का अधिकार होगा और उस संसाधन के बदले में वह व्यक्ति सरकार को लगान भी देता है, मतलब टैक्स देता है। तो ऐसे संसाधन को क्या कहेंगे? व्यक्तिगत संसाधन। व्यक्तिगत संसाधन का एग्जाम्पल पूछे तो क्या बताइएगा? खेत हो गया मान लीजिए, तो खेत पर क्या होता है? किसी खास एक व्यक्ति का अधिकार होता है, ठीक है। घर हो गया तो घर पर भी आपका घर है तो आपका अधिकार है, ठीक है। अन्य जायदाद वगैरह ये सब चीज़ हो गए तो इन सभी पर भी क्या होता है? किसी खास एक व्यक्ति का ही अधिकार होता है। जैसे कि मान लीजिए आपका फ़ोन है, तो आपके फ़ोन पर क्या हुआ? आपका अधिकार है, मतलब आपका है। तो वह फ़ोन को क्या कहेंगे आप? उसको कहेंगे व्यक्तिगत संसाधन, ठीक है। पेन है आपका, कॉपी है, तो उस सब पर किसका अधिकार है? आपका है। तो जिस चीज़ पर किसी एक व्यक्ति का, ठीक है, किसी एक व्यक्ति का अधिकार होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं, ठीक है। अब इसके आधार पर इसका दूसरा पार्ट होता है सामुदायिक संसाधन, ठीक है। दूसरा इसका पार्ट क्या होता है? दूसरा है सामुदायिक संसाधन। एक सेकंड। हाँ, दूसरा कौन सा है? दूसरा है, आप यहाँ देख रहे हैं, सामुदायिक संसाधन। तो सामुदायिक संसाधन किसे कहते हैं, आइए समझते हैं। तो वैसे संसाधन जिन पर किसी खास समुदाय का स्वामित्व होता है, समुदाय का, किसी खास समुदाय का स्वामित्व होता है, जिनका उपयोग समूह के लिए सुलभ हो, तो ऐसे संसाधनों को क्या कहते हैं? सामुदायिक संसाधन कहते हैं। व्यक्तिगत से क्या होता है? मतलब व्यक्तिगत से आप समझ रहे हैं कि किसी एक व्यक्ति का, तो याद रखिएगा व्यक्तिगत संसाधन पूछा एग्जाम में तो बताइएगा वैसे संसाधन जिस पर किसी खास यानी जिस पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार होता है तो उसे व्यक्तिगत संसाधन बोलेंगे। और सामुदायिक मतलब क्या होता है? सामुदायिक मतलब समूह का। तो वैसे संसाधन जिस पर किसी खास समूह का, ठीक है, या फिर किसी खास समुदाय का बोध होता स्वामित्व होता है, तो वैसे संसाधनों को क्या कहेंगे? वैसे संसाधनों को हम लोग कहेंगे सामुदायिक संसाधन, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर ले सकते हैं मंदिर। तो मंदिर किसी एक आदमी का नहीं ना होता है, वहाँ मान लीजिए उस टोला में चाहे उस गांव में जितने लोग हैं उन सब का उस पर मंदिर पर अधिकार है, सभी लोग उसमें पूजा करने जाएंगे। सेम हो गया मस्जिद भी, ठीक है। मस्जिद भी किसी एक का नहीं होता है, वैसे ही वह पूरे मुस्लिम समुदाय के लिए है, ठीक है। सामुदायिक कोई भवन है तो वह भी क्या हो जाएगा? सामुदायिक संसाधन के अंतर्गत आ जाएगा। गांव में कोई तालाब है तो वह तालाब भी क्या है? समुदाय के लिए है, ठीक है। तो वह भी सामुदायिक हो जाएगा। पिकनिक स्थल हो गया, प्ले ग्राउंड हो गया, ईटीसी, ये सब जितना है, खेल का मैदान हो गया, ये सभी क्या है? ये सभी आपका सामुदायिक संसाधन है, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है स्वामित्व के आधार पर जो संसाधन का प्रकार तीसरा, उसको हम लोग कहते हैं राष्ट्रीय संसाधन, ठीक है। क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम लोग राष्ट्रीय संसाधन। तो राष्ट्रीय संसाधन के बारे में आइए समझते हैं। देखिए, जिन संसाधनों पर सरकार का वैधानिक हक होता है उन सभी संसाधनों को क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय संसाधन। अब वैधानिक हक का मतलब जिस पर सरकार का संवैधानिक हक है, मतलब जिस पर सरकार का हक है, कानूनन अधिकार है जिस पर सरकार का, उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे राष्ट्रीय संसाधन। तो किन संसाधनों पर सरकार का हक है, मतलब कानूनन अधिकार है? तो आइए समझते हैं। आप जितना भी देश के अंतर, भारत में आप मान लीजिए रह रहे हैं, तो भारत के अंतर्गत जितने भी चीज़ है ना, जितने भी संसाधन है, उस सब पर क्या है? भारत सरकार का अधिकार है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि किसी राष्ट्र के अंदर जितने भी संसाधन मौजूद होते हैं उन सबको क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं, ठीक है। अब इसमें आपका खेत जो है, चाहे कोई भी चीज़ हो गया, तो वो सब क्या है? वो सब सरकार का ही है। वह आपका निजी अधिकार उस पर नहीं है, वह आपका मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। वह किसके अंतर्गत आता है? खेत आपका है तो वह आपका कानूनन अधिकार है। और यहाँ पे बताया गया है कि जो भी चीज़ कानूनन है वह सब क्या है? सरकार का है। तो यानी मतलब भारत देश के अंतर्गत जितने भी वस्तुएं हैं वे सब क्या है? भारत सरकार का है, ठीक है। एग्जाम्पल पूछा जाए तो बताइएगा, जिन संसाधनों पर सरकार का वैधानिक हक है उसे क्या कहेंगे? उसे संवैधानिक सॉरी उसे राष्ट्रीय संसाधन कहेंगे, ठीक है। कानूनन तौर पर देश या राष्ट्र के अंतर्गत सभी उपलब्ध संसाधन राष्ट्रीय हैं, ठीक है। देश की सरकार को वैधानिक हक है कि वह व्यक्तिगत संसाधनों का अधिग्रहण आम जनता के हित में करे, ठीक है। मतलब जितना भी व्यक्तिगत कोई संसाधन है किसी व्यक्ति का, तो उस संसाधन का भी चाहे तो सरकार अधिग्रहण कर सकती है, मतलब ले सकती है। किस प्रपक्षण में ले सकती है? तो आम जनता के भलाई यानी हित के मतलब प्रावधान में ले सकती है। तो ठीक है, मतलब आपके पास जो भी चीज़ है आपका, वो सब चाहे तो सरकार ले सकती है यदि उससे लोगों का कल्याण जुड़ा हो तो, ठीक है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे बोला था कि किसी भी देश के अंतर्गत जितने भी संसाधन हैं वो सभी क्या है? वो सभी आपके राष्ट्रीय संसाधन हैं, ठीक है। तो राष्ट्रीय संसाधन में आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, आशा करता हूँ। राष्ट्रीय का सिंपल से आप लोग याद रखिएगा।
राष्ट्रीय संसाधन का मतलब क्या है कि राष्ट्र के अंदर जितने भी संसाधन हैं राष्ट्रीय संसाधन, ठीक है। सामुदायिक संसाधन, सामुदायिक मतलब क्या होता है, सामुदायिक मतलब होता है समूह। तो किसी भी मतलब आपके आसपास में जितने संसाधन हैं जिस पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार ना होकर के पूरे किसी एक समुदाय का अधिकार होता है उसे सामूहिक अधिकार मतलब सामुदायिक संसाधन कहेंगे। और व्यक्तिगत तो जानते ही हैं कि किसी खास व्यक्ति का जिस पर अधिकार है उसे व्यक्तिगत संसाधन कहेंगे, ठीक है। आइए अब इसका चौथा प्रकार जानते हैं। चौथा प्रकार है इसका अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, ठीक है। अब यह थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। आइए समझते हैं इसके बारे में। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन किसे कहते हैं? तो देखिए, वैसे संसाधन जिस पर किसी देश विशेष का अधिकार नहीं होता है, क्या हो, जिस पर किसी देश विशेष का अधिकार न हो और जिसका उपयोग वैश्विक सहमति से अनुसंधान हेतु किया जाए, ठीक है। किसके लिए किया जाए? अनुसंधान के लिए किया जाए। तो ऐसे संसाधनों को क्या कहते हैं? ऐसे संसाधन को अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं, ठीक है। मतलब जिस भी संसाधन पर किसी देश का अधिकार नहीं है, क्या, किसी देश का, एक सेकंड, क्या हुआ, हाँ, जिस संसाधन पर किसी देश का अधिकार नहीं है, ठीक है, उस पर क्या है, वैश्विक लेवल की जो कमेटी बनाई गई है उसका अधिकार है, तो उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे हम लोग अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। और उसका उपयोग कोई देश नहीं करेगा, उसका उपयोग क्या होगा, कब होगा? वैश्विक सलाह पर, जब विश्व के सभी देश, जो कमेटी बनाई गई है उस कमेटी का मतलब जो सभी लोग जब सहमत होंगे तो उस संसाधन का उपयोग होगा। और कब, किस लिए उपयोग होगा? तो उसके सिर्फ अनुसंधान के लिए होगा, मतलब उस पर स्टडी करने के लिए, उस पर क्या प्रयोग करने के लिए होगा, ठीक है। यह नहीं कि कोई देश अपने देश की जीडीपी बढ़ाने के लिए या फिर अपनी अर्थव्यवस्था बढ़ाने के लिए उन सभी संसाधनों का उपयोग करेगा, ठीक है। इसके एग्जाम्पल में आपको देखा जाए तो देखिए समुद्र, हाँ, एक और इसमें पॉइंट है, इसको पहले जान लिया जाए। ऐसे संसाधनों का नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं करती है। वही बात बताया कि इसमें क्या होता है, किसी भी देश का अधिकार नहीं है तो कोई भी देश इन संसाधनों का उपयोग नहीं करेगा। अंतर्राष्ट्रीय जो भी संस्थाएं बनाई गई है इसमें एक देश नहीं होता है, लगभग लगभग सभी देश को मेन जो लोग होते हैं, प्रधानमंत्री समझ लीजिए, उन सभी का एक क्या बनाया गया है, संस्था, कमेटी बनाई गई है। और उन्हीं लोगों के मतलब क्या अनुमोदन करेंगे, तो मतलब अप्रूवल देंगे तो उन संसाधनों का उपयोग होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत कौन कौन से संसाधन आते हैं? तो देखिए, किसी भी देश के सीमा से 200 किलोमीटर, हाँ, 200 किलोमीटर की दूरी को छोड़ करके बाकी आपका जितना भी महासागरीय संसाधन है उन सभी पर क्या है, उन सभी को मतलब अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। इसको थोड़ा सा इस पॉइंट पर, अच्छा, मतलब देखिए, कोई भी आपका जैसा कि देश हो गया, ठीक है, जैसा कि मान लीजिए आपका भारत हो गया, ठीक है। तो एक सेकंड, इस तरह से मान लीजिए भारत का नीचे वाला पार्ट का भारत का नक्शा बनाइएगा तो नीचे वाला भारत का जो चिन्ह है वह कुछ ऐसा ही होता है, ठीक है। इस तरह से मान लीजिए, अब यहाँ तो पूरा अच्छा से नहीं बना सकते हैं, हाँ, ऐसा ही मान लीजिए कि यह आपके भारत का नक्शा है, ठीक है। तो भारत के नक्शा से यहाँ मान लीजिए नीचे तो आपको पता ही है, नीचे ये सब क्या है, समुद्र ही है, फिर सिर्फ क्या है, पानी पानी है, ठीक है। तो भारत के यहाँ पे तट है, मान लीजिए भारत का क्या है, यहाँ पे भारत का तट है। तो भारत के तट से 200 किलोमीटर, ठीक है, 200 किलोमीटर को मतलब छोड़ के, दो यहाँ से है जो आपको तट दिख रहा है, सीमा स्थल, इससे 200 किलोमीटर की जगह को छोड़ करके बाकी आपको जितना भी चीज़ मिलेगा, उसके बाद जितना भी महासागर है उस सबको क्या कहा जाएगा, उस सबको कहा जाएगा अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। मतलब भारत पानी में यह 200 मीटर के अंतर्गत ही संसाधनों का उपयोग कर सकता है, और बाकी इसके बाद 200 के आगे जितना भी यह पानी है ये सब क्या है, अंतर्राष्ट्रीय एथिक है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय संस्था के अंतर्गत इसका उपयोग किया जाएगा। तो किसी भी देश के सीमा से 200 मीटर के बाद जो भी संसाधन आते हैं उन सबको क्या कहा जाएगा, उन सबको अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहा जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको अंतर्राष्ट्रीय संसाधन भी समझ में आए होंगे, ठीक है। चलिए, अब नेक्स्ट आता है विकास के आधार पर संसाधनों के प्रकार। तो विकास के आधार पर संसाधन को कितने भागों में बांटा गया है? विकास के आधार पर संसाधनों को 4 भागों में बांटा गया है। उसमें से पहला है आपका संभावी संसाधन। संभावी संसाधन नाम ही है तो नाम से रिलेट कीजिए। मैं क्या आपको बताता हूँ कि चीज़ों को रटिए मत, मतलब चीज़ों, कोई भी चीज़ पढ़िए तो उसको रटिए मत, क्योंकि मतलब रटिए यानी याद मत कीजिए, क्योंकि याद कीजिएगा तो क्या होगा, याद कीजिएगा तो एक दिन भूल जाइएगा, इसलिए याद ही मत कीजिए। क्या कीजिए, उसको समझिए, और समझ लीजिएगा
तो कभी नहीं भूलिएगा, ठीक है। आप रिवीजन करते रहिएगा, कभी नहीं भूलिएगा। रटिएगा, आज ये रटिएगा क्या, कल भुला जाइएगा, परसों भुला जाइएगा, एक ना एक दिन आप भुलाओगे ही। तो यानी आप समझ लो कि जब भी आप रट रहे हो किसी चीज़ को, यानी समझ लो कि इसको एक ना एक दिन आपको भूलना ही है। इसलिए उससे तो अच्छा है कि रटो ही मत। तो रटो नहीं तो एग्जाम में पास कैसे होंगे? तो पास होने के लिए क्या करना है? चीज़ों को समझना है, ठीक है। समझना किस तरह है? तो यहाँ पे समझोगे तो मैं तुम्हें हर चीज़ का परिभाषा उसके नाम से याद करवा दूंगा। अब देखो यहाँ पे, देखिए आप लोग यहाँ पे संभावी संसाधन, संभावी संसाधन का से आप लोग याद रखिएगा। संभावी मतलब जिस संसाधन का क्या हो, संभावना हो, क्या हो, संभावना हो, तो उसको क्या कहेंगे? संभावी संसाधन। परिभाषा ये पहले से पढ़ते हैं, उसके बाद रिलेट करेंगे। देखिए, वैसे संसाधन जो किसी क्षेत्र में मौजूद हैं, ठीक है, जिनका उपयोग में लाए जाने की क्या हो, संभावना हो, परंतु अभी तक इनका उपयोग नहीं किया गया हो, तो ऐसे संसाधनों को क्या कहते हैं? ऐसे संसाधनों को संभावी संसाधन कहते हैं। मतलब जिन संसाधनों का की संभावना है कि हाँ, इस क्षेत्र में यह संसाधन है, लेकिन उसका हम लोग अभी उपयोग नहीं करते हैं, बस संभावना बना करके रखे हैं कि हाँ, वहाँ संसाधन है, भविष्य में उसका उपयोग किया जा सकता है, तो ऐसे संसाधन को क्या कहते हैं? ऐसे संसाधन को संभावी संसाधन कहते हैं, ठीक है। तो नाम जब भी सुनिएगा कि संभावी संसाधन किसे कहते हैं, तो संभावी से याद रखिएगा कि जिन संसाधनों का क्या हो, जिन संसाधनों का संभावना हो, क्या हो, जिन संसाधनों का संभावना हो, तो ऐसे संसाधनों को क्या कहेंगे? संभावी संसाधन कहेंगे। वैसे संसाधनों का अभी उपयोग में नहीं लाया गया है, किंतु संभावना है कि हाँ, हम लोग भविष्य में ला सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में कोई पूछ दे कि संभावी संसाधन का एग्जाम्पल बताइए, तो बताइएगा हिमालयी क्षेत्रों का खनिज। अब जैसे कि हिमालय मान लीजिए पहाड़ है, तो उस हिमालय के नीचे ढेर सारा खनिज छुपा हुआ है, लेकिन हमारे पास अभी उतना तकनीक ही नहीं है कि हम उसको क्या करेंगे, वहाँ से निकाल सकें, ठीक है। तो हमारे पास क्या है? संभावना है कि हाँ, हिमालय के नीचे बहुत ही उपयोगी खनिज है, लेकिन हम लोग उसका उपयोग करते हैं नहीं, ना करते हैं, देखे भी नहीं है, लेकिन हाँ, संभावना बनाए हैं कि हाँ, नीचे जरूर कुछ ना कुछ होगा, ठीक है। तो जिसका संभावना होता है, जिसका हम लोग उपयोग नहीं करते हैं, कि संभावना लगाते हैं, तो उसको क्या कहेंगे? संभावी संसाधन। जैसे कि कोई कोई बच्चे होते हैं सोचेंगे कि हाँ, हम लोग टॉप करेंगे, तो टॉप किए नहीं है, संभावना बना रहे हैं कि हाँ, टॉप कर लेंगे। जैसे कि हम लोग मान लीजिए है कि यहाँ पे मान लीजिए आपका क्लास 10th का पढ़ाई चल रहा है, पूरा सीरियस मोड में आपका तैयारी कराया जा रहा है, हर टॉपिक क्लियर हो रहा है, तो बच्चे सोचेंगे क्या कि हम यू स्टडी जोन का हर लेक्चर देखेंगे और उसका नोट्स बनाएंगे, लेकिन नोट्स बना नहीं रहे हैं, ठीक है। तो नोट्स नहीं बना रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? आप संभावना लगा रहे हैं। तो जिस चीज़ का आप संभावना लगाते हैं उसको समझ लीजिएगा संभावी संसाधन है, ठीक है। तो जैसे जिस भी संसाधन का हम लोग अभी उपयोग नहीं कर रहे हैं, भविष्य में हम लोग अनुमान लगाते हैं कि हाँ, इस चीज़ का संभावना है, आगे उपयोग किया जा सकता है, तो ऐसे संसाधनों को क्या कहेंगे? संभावी संसाधन। और जो लोग संभावना लगाते हैं कि हाँ, लेक्चर देखेंगे, पूरा नोट्स बनाएंगे, नहीं बनाते हैं, तो वो लोग सिर्फ सोचेंगे कि हाँ, टॉप करेंगे, हाई करेंगे, लेकिन कर नहीं पाएंगे। इसलिए करना है तो संभावना संभावी संसाधन में आपको नहीं रहना है, आपको व्यक्तिगत संसाधन में आना है कि समझिए कि हाँ, ये मेरा ही है, उसको छोड़ेंगे नहीं, ठीक है, पहले उसको करेंगे। तो आप डेली क्लास कीजिए, डेली नोट्स बनाइएगा, तभी यहाँ टॉप कीजिएगा। ऐसे नहीं कि संभावी संसाधन में संभावना बनाइएगा तो कर जाइएगा, ठीक है। तो आते हैं वापस अपने टॉपिक पर। संभावी संसाधन मतलब जिन संसाधनों का संभावना है परंतु अभी इनका उपयोग नहीं किया जाता है, तो ऐसे संसाधनों को क्या कहेंगे? वैसे संसाधनों को संभावी संसाधन कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए हिमालयी क्षेत्रों का खनिज हो गया, ठीक है। आइए इसका नेक्स्ट पॉइंट जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका विकसित संसाधन। विकसित संसाधन, ठीक है। तो विकसित संसाधन किसे कहते हैं, आइए समझते हैं। विकसित संसाधन मतलब, आइए पहले परिभाषा जानते हैं। वैसे संसाधन जिनका सर्वेक्षणोपरांत उपयोग हेतु मात्रा एवं गुणवत्ता का निर्धारण हो चुका है, उन्हें विकसित संसाधन कहेंगे। मतलब जिस भी संसाधन का हम लोग, हमारे पास अभी जो टेक्नोलॉजी है, क्या है, हमारे पास अभी जो टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी में जिस संसाधन का हम लोग उपयोग कर सकते हैं और उसके कितना उपयोग करना है और उसका गुणवत्ता क्या है, इस सब का निर्धारण हो चुका है, यानी उस सब का विकास हो चुका है, तो ऐसे संसाधनों को क्या कहेंगे? विकसित संसाधन कहेंगे। इसका भी नाम से याद रखिएगा कि विकास किसका होगा, मतलब जिसका गुणवत्ता का पता चल चुका हो, जिसका आपका मात्रा का पता चल चुका हो, सर्वेक्षण किया गया, मतलब पहले से ही कर लिया गया हो, तो ऐसे संसाधनों को क्या कहेंगे? विकसित संसाधन कहेंगे, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट आपका तीसरा नंबर, भंडार संसाधन। तो आइए भंडार संसाधन किसे कहते हैं समझते हैं। देखिए भंडार संसाधन को आइए तो देखिए, वैसे संसाधन
ऐसे संसाधन पर्यावरण में क्या है, उपलब्ध हैं तथा मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति में भी सक्षम है। तो ऐसे संसाधनों को क्या कहते हैं, भंडार संसाधन। मतलब जो पर्यावरण में पहले से मौजूद है, ठीक है, तथा वे मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने में भी सक्षम है। सक्षम है जैसे कि पानी हो गया, ठीक है, तो पानी है कि हाँ अभी पर्यावरण में भी है। जल, तो यह पर्यावरण में है और मानवीय आवश्यकता, प्यास को बुझाने वगैरह, नहाने वहाने में भी काम में मतलब क्या होता है, उपयोग में आता है, ठीक है। लेकिन इतना ना अधिक मात्रा में है कि इसको हम लोग क्या किए हैं, जमीन के नीचे पहले से ही यह क्या है, भंडार के रूप में सीमित है। तो ऐसे संसाधनों को क्या कहते हैं, जो भंडार के रूप में रखे गए हैं, वैसे संसाधनों को भंडार संसाधन कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए जल, जल क्या है, जमीन के नीचे पूरा जल अथी भंडार के रूप में है। ऑक्सीजन हवा में है ही, हाइड्रोजन है, तो इन सभी चीज़ों को क्या कहते हैं, भंडार संसाधन। मतलब जो बहुत ज़्यादा मात्रा में अभी हमारे पास मौजूद है, वैसे संसाधनों को क्या कहते हैं, भंडार संसाधन। लेकिन यह कोई ज़रूरी नहीं है कि जो अभी हमारे पास भंडार के रूप में है वो हमेशा भंडार के रूप में हमारे पास रहेगा ही। तो भंडार के रूप में है तो उसका आप लोग क्या दुरुपयोग मत कीजिए। जैसे कि पानी है, पानी, जल ही जीवन है, ठीक है। इसलिए जल अभी हमारे पास भंडार के रूप में है, ठीक है, लेकिन जल को जितना सदुपयोग कर सकते हैं, जितना बचा सकते हैं पानी, उतना बचाइए। नहीं तो आने वाले समय में ऐसा होगा कि पानी, जल संकट आ जाएगा। और अभी मान लीजिए अभी तो 2 विश्व युद्ध हुआ था, अभी हो रहा है 1 युद्ध, और आने वाले समय में अगर पानी का क्राइसिस हो गया तो तीसरा विश्व युद्ध कहीं जल के लिए हो जाएगा, ठीक है। इसलिए जल, पानी का जितना आप लोग बचत कर सकते हैं, जितना इसका सदुपयोग कर सकते हैं कीजिए, ठीक है। तो जल, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ये सभी क्या है, यह सभी भंडार संसाधन का पार्ट है। नेक्स्ट पॉइंट आता है संचित कोष संसाधन। संचित कोष संसाधन किसे कहते हैं, आइए समझते हैं। देखिए संचित कोष संसाधन एक सेकंड। संचित कोष संसाधन, यह संसाधन भंडार संसाधन का ही भाग है। मतलब संचित कोष संसाधन किसका है, भंडार संसाधन का ही भाग है। उपयुक्त प्रौद्योगिकी मतलब आधुनिक टेक्नोलॉजी के अभाव में इन संसाधनों को क्या किया गया है, संचित करके रखा गया है। तो जिन संसाधनों को आधुनिक टेक्नोलॉजी के अभाव में संचित करके रखा गया है उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है संचित कोष संसाधन। संचित कोष संसाधन को भी नाम से याद किस तरह रखना है कि जिस संसाधन का उपयोग हम लोग आधुनिक टेक्नोलॉजी के अभाव में नहीं कर पा रहे हैं, जिनको हम लोग संचित करके रखे हैं, मतलब भंडार करके रखे हैं, तो वैसे संसाधन को क्या कहते हैं, संचित कोष संसाधन कहते हैं। संचित कोष संसाधन भंडार संसाधन का ही भाग है, ठीक है। तो इसका परिभाषा यहाँ पर देख लीजिए कि वैसे भंडारित संसाधन जिनका उपयोग हम अभी नहीं कर सकते हैं, लेकिन उपयुक्त प्रौद्योगिकी मतलब जब टेक्नोलॉजी का विकास हो जाएगा तब हम इन सब का उपयोग मतलब उपयुक्त प्रौद्योगिकी आ जाने के बाद हम इनका उपयोग कर सकते हों, तो ऐसे संसाधनों को संचित कोष संसाधन कहते हैं, ठीक है। मतलब अभी हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है तो उन संसाधनों का हम लोग उपयोग नहीं कर रहे हैं, अभी संचित करके रखे हैं। और जब हमारे पास टेक्नोलॉजी आ जाएगा तो उन संसाधनों का यदि हम उपयोग करेंगे तो ऐसे संसाधनों को हम लोग क्या कहते हैं, वैसे संसाधनों को संचित कोष संसाधन कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में ले लीजिए हाइड्रोजन, ठीक है। अब हाइड्रोजन में इतना ज़्यादा एनर्जी है कि हम लोग चाहे तो इसी पर, हाइड्रोजन पर ही अपना क्या कर सकते हैं, गाड़ी, जो भी बाइक वाइक है, ये सबको चला सकते हैं। लेकिन चलाने के लिए हमारे पास अभी टेक्नोलॉजी नहीं है। टेक्नोलॉजी नहीं है तो हम लोग गाड़ी में क्या पेट्रोल डाल करके चलाते हैं, ठीक है। तो यदि भविष्य में हमारे पास टेक्नोलॉजी आ जाए तो हम क्या कर सकते हैं, बाइक वाइक में कोई भी कार हो गई तो उसमें हम लोग क्या हाइड्रोजन डाल करके उस कार को चला सकते हैं। जैसे कि जापान में लॉन्च कर ही दिया है, हाइड्रोजन ट्रेन लॉन्च कर दिया है, तो उसमें हाइड्रोजन ट्रेन, हाइड्रोजन पर चलने वाला लगभग एक समझ लीजिए कि ट्रेन लॉन्च हो गया है। तो वैसे संसाधन जिनका हम लोग अभी उपयोग नहीं करते हैं क्योंकि हमारे पास वैसा टेक्नोलॉजी ही नहीं है, लेकिन यह अनुमान है कि हाँ भविष्य में ऐसे अगर हमारा जो टेक्नोलॉजी हो विकसित करेगी तो हम इन संसाधनों को अच्छी तरह से सदुपयोग कर पाएंगे। तो ऐसे संसाधनों को क्या कहते हैं, वैसे संसाधनों को संचित कोष संसाधन कहते हैं। और संचित कोष संसाधन में जितने भी संसाधन होते हैं उन सभी को भविष्य का पूंजी कहा जाता है, ठीक है। संचित कोष संसाधन को क्या कहा जाता है, ऐसे संसाधनों का भविष्य का पूंजी कहा जाता है, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपने संसाधन के वर्गीकरण के बारे में समझा होगा। और संसाधन को हमने वर्गीकरण 4 आधार पर किया, ठीक है। वो 4 को पार्ट कौन कौन सा है, तो उत्पत्ति के आधार पर, उपयोगिता के आधार पर, विकास के आधार पर और स्वामित्व के आधार पर, ठीक है। और सबके अंतर्गत हमने उसके जितने प्रकार रहते हैं उन सब के बारे में भी पढ़ लिया और उसके एग्जाम्पल वगैरह सब समझ लिए, ठीक है। तो यदि इसके अंतर आपको कोई किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप नीचे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
और इस चैनल पर क्लास 10th बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी अच्छे से कराई जा रही है। तो यदि आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अभी तो हमने लेक्चर ले रहे हैं, आप चिंता मत कीजिए, जब बोर्ड एग्जाम नज़दीक आ जाएगा तो आपका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव हर चीज़ आपको दिया जाएगा। ठीक है, आप शुरू से लेकर के लास्ट तक बने रहिए। अगला बार जब अगर आप शुरू से बने रहते हैं, साथ में नोट्स बनाते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं, तो बोर्ड एग्जाम में आपके क्षेत्र में मतलब आपके एरिया में सबसे ज़्यादा नंबर आपका होगा। यह यू स्टडी जोन का प्रॉमिस है आपसे। ठीक है, तो ज़्यादा वीडियो बड़ा नहीं करते हैं, चैनल वीडियो कहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी टेक केयर, हैव अ गुड डे। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।